बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारोश नावल पहली किस्त। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। कहानी शुरू करते हैं। गुजरांवाला के करीब एक देहाती इलाके की बात है जो कि खुला इलाका था और वहीं कहीं इजाड़ साइड पर अक्सर ही पुरस्रार वाक़यात होते रहते थे। वहाँ कभी किसी का बच्चा खो जाता तो कभी किसी के जिस्म के टुकड़े कटे हुए मिलते और बहुत से लोगों ने इस इलाके को लेकर तरह तरह की बातें फैला रखी थी। कोई कहता था कि ये इलाका मौत का घर है, कोई कहता ये चुड़ैलों की बस्ती है, कोई इसे असेबज़दा इलाका कहा करता था। इसलिए इस जगह पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम हो गया था। इस इलाके के करीब एक इसाक नामी शख्स रहा करता था जो कि घर से दूर किसी की ज़मीनों पर खेती बाड़ी का काम करता था। इसके घर में टोटल 6 अफराद थे, जिनमें इसके 2 बेटे, उमर जो कि 24 साल का था और अदील जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल थी। इसकी एक बेटी नौरेश जो तकरीबन 19 साल की थी और बीवी साजदा और एक बूढ़ी माँ रहती थी। असाक के दोनों बेटे किसी फैक्ट्री में काम किया करते थे और नौरेश जो कि बहुत ही खूबसूरत और होनहार लड़की थी, वो किसी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। इस तरह सब मिलजुल कर घर चलाते थे। इनका घर यूं ही काफ़ी बड़ा था, लेकिन कहीं से कच्चा और कहीं से पक्का था। इसके साथ घर के आंगन में 2 पुराने दरख्त भी लगे हुए थे। एक शायद बेरी का दरख्त था तो दूसरा टाली का दरख्त। उन्होंने घर के सहन में कुछ जानवर वगैरह भी रखे हुए थे, जैसे कि कबूतर, मुर्गियां और एक भैंस का बछड़ा रखा हुआ था, जिसकी देखभाल इसहाक और इसकी बीवी साजदा बड़े प्यार से करते थे। लेकिन नौरेश को इस जानवर से बहुत ज़्यादा नफरत थी, क्योंकि घर की सफाई अक्सर नौरेश ही किया करती थी। लेकिन इन जानवरों की वजह से सहन अक्सर दोबारा गंदा हो जाता था। एक दिन नौरेश की तबीयत थोड़ी बोझिल हुई तो नौरेश ने प्रिंसिपल से जल्दी छुट्टी ले ली और वो स्कूल से वापस घर जा रही थी कि इसको रास्ते में एक बकरी का बच्चा नजर आया, जो कि बहुत ही छोटा और खूबसूरत था। जैसे ही नौरेश ने इसकी तरफ देखा तो वह अचानक भागता हुआ नौरेश के सामने आकर खड़ा हो गया। नौरेश ने इसको पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया और इसको अपने साथ लेकर चलने लगी। लेकिन जैसे ही नौरेश एक कदम चली तो अचानक इस बकरी के बच्चे का वजन इतना बढ़ गया कि नौरेश से उठाना मुश्किल हो गया और इसी वक्त वो नौरेश के हाथों से गिर गया और गिरते ही वो भाग कर किसी खाली प्लाट की तरफ चला गया। अभी नौरेश हैरत से इसको देख ही रही थी कि नौरेश को किसी ने पीछे से आवाज़ दी। नौरेश ने पलट कर देखा तो वो इसकी दोस्त किरण थी, जो कि इसकी हमसाई भी थी। नौरेश ने किरण से दुआ सलाम करने के बाद पूछा, किरण आजकल कहाँ होती हो? काफ़ी दिनों बाद नज़र आई हो और इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? किरण ने कहा कि मैं फैक्ट्री जा रही हूँ। वैसे तो मैं सुबह 9 बजे चली जाती हूँ, लेकिन आज मैं लेट हो गई हूँ। लेकिन आज तुम स्कूल से जल्दी आ रही हो, खैर तो है? नौरेश ने कहा, हाँ बस सर में दर्द हो रहा था तो जल्दी क्लास ख़त्म कर दी, लेकिन अभी स्कूल से आते हुए मेरे साथ कुछ अजीब सा वाक़या हुआ। किरण ने कहा, कौन सा वाक़या? वो क्या हुआ? नौरेश ने किरण को बकरी के बच्चे के बारे में बताया तो किरण ने कहा, अरे यार, तेरी तबीयत ख़राब है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा कि इसका वजन ज़्यादा हो गया है। नौरेश ने कहा, पता नहीं, शायद। ये कहते हुए नौरेश ने किरण के सूट पर गौर करते हुए कहा, यह तुम्हारा सूट तो बहुत प्यारा है, कितने का लिया? किरण ने दिखावा करते हुए कहा, यह मैंने 5,000 का लिया है। वैसे मेरे पास इससे भी महंगे और अच्छे सूट पड़े हैं। यह सुनते ही नौरेश हैरानी से किरण की तरफ देखते हुए बोली, 5,000? किरण ने कहा, अरे इसमें हैरानी की कौन सी बात है? ये जो मैंने जूती पहनी है ये भी 3,000 की है और ये सारी शॉपिंग मैंने गुजरांवाला बाजार की सबसे टॉप की दुकानों से की है। यह सुनने के बाद नौरेश ने थोड़ा हंसत करते हुए कहा, अरे वाह, यहाँ तक मैं तुझे और तेरे घर वालों को जानती हूँ। तेरे अब्बू मेरे अब्बू की तरह खेतों में काम करते हैं और उन्हें भी मेरे अब्बू की तरह बहुत कम पैसे मिलते हैं और तेरे बड़े भाई भी कुछ काम नहीं करते, तो फिर तुझे इतनी महंगी शॉपिंग कैसे करवाते हैं? क्या कोई ख़जाना मिला है तुम लोगों को? ये सुनते ही किरण खिलखिला कर हंसते हुए बोली, अरे तू टीचर होके बुद्धू, मेरे अब्बू और भाई मुझे बोला क्यों शॉपिंग करवाएंगे? ये सब मैं अपनी तनख्वाह से करती हूँ, तू भी कर लिया कर। यह सुनते ही नौरेश बोली, तनख्वाह से? किरण ने कहा, हाँ, तुझे क्यों स्कूल्स वाले तनख्वाह नहीं देते? नौरेश ने कहा, देते हैं, लेकिन 5,000।
मुझे घर भी पैसे देने होते हैं और अपना जेब खर्च भी रखना होता है। यह सुनते ही किरण हैरानी से बोली, क्या सिर्फ 5,000? तेरी तनख्वाह 5,000 है? नौरोश ने अफसरदा अंदाज में हाँ में सर हिला दिया। किरण ने कहा, भाई फिर तो मेरी शॉपिंग से हैरानी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी तनख्वाह 15,000 है। यह सुनकर नरेश को फिर से हैरानी हुई और इसने कहा, 15,000? ऐसा क्या कम करती हो तुम जो फैक्ट्री वाले तुझे 15,000 देते हैं? किरण ने कहा, मैं पैकिंग का काम करती हूँ और इस बार मैंने नया मोबाइल फ़ोन भी लेना है। यह सुनकर नरेश किरण की तरफ हैरत से देख रही थी कि किरण ने कहा, अच्छा तो बाकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी मैं पहले ही फैक्ट्री से लेट हो गई हूँ, तो फिर शाम को मैं तेरे घर आऊँगी, फिर हम बातें करेंगे। ये कहते हुए किरण चली गई तो नरेश किरण की शॉपिंग और तनख्वाह के बारे में सोचती हुई घर चली गई और घर जाते ही सो गई। फिर शाम को किरण नरेश से मिलने आई तो इसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था, जिसे देखकर नरेश ने कहा, वाह क्या बात है, नया मोबाइल फ़ोन। किरण ने फिर से उतराते हुए कहा, हाँ नया तो है, पर मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं कुछ दिन बाद दूसरा लूँगी और ये वाला अपने भाई भाबर को दे दूँगी। यह सुनकर नरेश ने किरण के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, यार किरण, तू मुझे भी अपनी फैक्ट्री में काम वाल दिला सकती है। किरण ने फिर से दिखाव करते हुए, इसे फैक्ट्री में काम मिलना बहुत मुश्किल है, पर मैं फिर भी तेरे लिए कोशिश करके देखूंगी। लेकिन क्या तेरे घर वाले तुझे फैक्ट्री में जाने देंगे? नरेश ने कहा, अरे इसमें मेरे घर वालों को क्या मसला होगा, पहले भी तो मैं स्कूल में काम करती हूँ और घर में पैसे देती हूँ, इनको सिर्फ पैसों से मतलब होना चाहिए, फिर चाहे मैं वो पैसे स्कूल में जाकर कमाऊँ या फैक्ट्री जाकर, करना तो काम ही है ना। वैसे भी कब तक मैं 5,000 की नौकरी करूंगी? आखिर मेरे भी दिल करता है कि मैं भी तेरी तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, बड़ी बड़ी दुकानों से शॉपिंग करूं और तेरी तरह चाहे वो लूं जो दिल करे। प्लीज प्लीज किरण, तू मुझे फैक्ट्री में काम दिलवा दे। किरण ने कहा, अच्छा मैं तेरी बात करूंगी फैक्ट्री के मैनेजर से, फिर कल मैं तुझे आकर बताऊंगी। अभी किरण ये बातें कर ही रही थी कि इसके मोबाइल की घंटी बजी तो किरण ने फ़ोन कान से लगाते हुए किसी से बात करने लगी और बोली, तुम कहाँ हो? अच्छा मैं बस आती हूँ। ये कहते हुए किरण ने फ़ोन काटा और नरेश की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, आज मैं पिज़्ज़ा खाने जा रही हूँ और अगर जल्दी आई तो तेरे लिए भी ले आऊँगी। ये कहते हुए किरण चली गई और नरेश फिर से बिस्तर पर लेटकर फैक्ट्री के बारे में सोचने लगी। इस दौरान नरेश की वालदा इसके कमरे में आई और बोली, क्या हुआ बेटी, क्या सोच रही हो? नरेश ने कहा, अम्मी मैं स्कूल से काम छोड़कर फैक्ट्री में काम करूंगी, क्योंकि स्कूल की निस्बत वहाँ पैसे अच्छे मिलते हैं। अपनी किरण भी वहाँ काम करती है, मैंने इसे कहा है मेरे लिए वहाँ जगह बना, ताकि मैं भी वहाँ काम करके ढेरों पैसे कमाऊं और आप लोगों के साथ साथ आपके अखराजात में आपकी मदद करूं और अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकूं। ये देखना मेरे कपड़े कितने पुराने हैं, मेरी जूतियां भी जगह जगह से टूटी फूटी हैं। आपने किरण को देखा कैसे टेंशन रहती है, ये सब वो इसी फैक्ट्री में काम करके अपनी तनख्वाह से खरीदती है। काम भी आसान है, बस चीज़ों की पैकिंग करनी होती है और तनख्वाह 15,000 मिलती है। ये सब सुनने के बाद साइदा ने कहा, देखो नरेश, तेरे अबू और भाई भी दिन रात काम करके जैसे तैसे तेरे लिए थोड़ा थोड़ा करके जहेज का सामान इकट्ठा कर रहे हैं और तुझे पता है वो हरगिज नहीं चाहते कि तू स्कूल में भी नौकरी करे। वो तो तेरी जिद की वजह से तंग आकर तेरे अबू ने स्कूल में नौकरी की इजाज़त दे दी थी और वो तो तेरे कमाए हुए पैसे भी लेने पर तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी घर के हालात से मजबूर होकर वो पैसे मैं रख लेती हूँ। तेरे भाई और अब्बू गरीब ज़रूर हैं, मगर वो गैरत वाले हैं, इसलिए वो तुझे कभी फैक्ट्री में काम करने की इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए फैक्ट्री का ख्याल दिल से निकाल दे। वैसे भी फैक्ट्री में कौन कौन लोग काम करते हैं, कैसे कैसे लोग काम करते हैं, तुझे हमें किसी को भी नहीं पता, इसलिए तू ये बात यही ख़त्म कर दे और चल, खाना तैयार है, आकर खाना खा ले। ये कहते हुए साइदा वहां से चली गई। साइदा की यह बात सुनकर नरेश आग बबूला हो गई और ख़ुद से कहने लगी, मैं तो फैक्ट्री में ही काम करूंगी, चाहे मुझे कोई इसकी इजाज़त दे या ना दे। ये कहते हुए नरेश गुस्से में कमरे से बाहर गई और खाने के लिए अपने घर वालों के साथ बैठ गई। फिर नरेश ने अपने वालिद से फैक्ट्री जाने की बात की
तो इसहाक और नरेश के भाई हैरानी से नरेश की तरफ देखने लगे। इतने में साइदा ने गुस्से से नरेश की तरफ देखते हुए कहा, जब मैंने तुझे मना किया था तो तुम अपने अब्बू से दोबारा ये बात क्यों कर रही हो? नरेश ने कहा, अम्मी मैं कुछ गलत बात नहीं कर रही। स्कूल में भी मैं 6 घंटे काम करती हूँ और मुझे मिलता क्या है 5,000, जबकि 6 घंटे फैक्ट्री में काम करने से मुझे 15,000 मिलेंगे। तो इसमें बुराई क्या है? वैसे भी मैं सारे पैसे खुद थोड़ी ना रखूंगी, आप लोगों की भी मदद करने के लिए मैं ये करना चाहती हूँ। यह सुनते ही इसहाक ने नरेश की तरफ देखते हुए कहा, देखो नरेश, ना तो हमने तुम्हें पहले स्कूल वाली नौकरी का कहा था कि तुम वो नौकरी करो, और ना ही हमें तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत है, इसलिए हम तुम्हें किसी फैक्ट्री में काम करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अभी तेरे अब्बू में इतनी जान बाकी है जो तुझे घर में बिठाकर खिला सकता है, इसलिए आप इस बात को यही ख़त्म कर दो। यह सुनते ही नरेश ने कहा, लेकिन अब्बू मेरी बात। अभी नरेश ने इतना ही कहा था कि नरेश के बड़े भाई उमर ने गुस्से से नरेश की तरफ देखा और इसहाक से कहने लगा, देखिए अब्बू, इस वजह से मैंने पहले भी कहा था कि इसको घर से बाहर जाने की इजाज़त मत दें, लेकिन आपने इसकी ज़िद के आगे हार मान ली थी और इसे स्कूल में नौकरी की इजाज़त दे दी, और देखें इसका नतीजा आज ये फैक्ट्री में काम करने का बोल रही है। कल को ये कहेगी कि मैं शहर से बाहर काम करना चाहती हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आज के बाद इसे स्कूल में भी काम करने से हटा दो, ये खुद ही ठीक हो जाएगी। उमर की ये बात सुनते ही नरेश आग बबूला होकर बोली, भाई मैं अब्बू से बात कर रही हूँ, आप बीच में मत बोलें वरना। ये सुनते ही इमरान ने नरेश की तरफ बढ़ते हुए कहा, वरना क्या? हाँ बोलो ना, वरना क्या? बकवास करेगी अपने बड़ों के सामने? ये कहते हुए उमर ने नरेश को थप्पड़ मारने की कोशिश की, तो नरेश ने उमर का हाथ पकड़ लिया और बोली, भाई खबरदार, खबरदार, जो आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। यह देखते हुए साक ने उमर की तरफ देखते हुए कहा, अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? ना तो तुझे ख्याल है कि ये तो तेरी छोटी बहन है, और ना ही बहन को तमीज़ है कि ये बड़ा भाई है और बड़े भाई से कैसे बात की जाती है। तुम दोनों को इतना लिहाज नहीं कि तुम लोगों का बाप सर पर खड़ा है। क्या मैं मर चुका हूं जो तुम लोग अपने फैसले इस तरह करोगे? हाँ, कोई मेरी अहमियत ही नहीं है? मेरे सामने जिसके दिल में जो कुछ आ रहा है वो वैसे ही करेगा। बोलो ना, क्या मैं कुछ नहीं हूं तुम लोगों के लिए? इसहाक की बात सुनकर उमर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और नरेश ने इसहाक की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे अब्बू, लेकिन अब्बू मैं पढ़ी लिखी हूँ, अच्छे और बुरे के बारे में बाखूबी जानती हूँ। आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आप लोगों को तकलीफ़ हो। बस मैं भी कुछ ख्वाहिशें हैं जिसके लिए मैं आप लोगों पर और बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैं फैक्ट्री में काम करके अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह अच्छे और महंगे कपड़े पहनना चाहती हूँ, अच्छी जूतियाँ पहनना चाहती हूँ। बाहर जाती हूँ तो टीचरें कम और नुकरानी ज़्यादा दिखती हूँ, इसलिए मैं भी अपनी स्टेटस बेहतर करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ मेरे सामने है। घर के हालात से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैं अपनी ख्वाहिशात को खुद ही पूरा करना चाहती हूँ। प्लीज़ अब्बू, आप मुझे इसकी इजाज़त दे दें, बस ये आपका मुझ पर एहसान होगा। नरेश की बात सुनकर एहसान ने कहा, बेटी तुमने जो कुछ भी कहा वो सब ठीक है, लेकिन तुम बाहर की दुनिया से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हो, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत अलग है। ये वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी ये नज़र आती है, और इसी दुनिया की झूठी शान और शौकत को बरकरार रखने के लिए अक्सर इंसान अपनी ख्वाहिशात के सामने बेबस होकर अपनी गलतियाँ और ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं कि वो सारी उम्र का रोग बन जाती हैं। चलो फ़र्ज़ करो मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें फैक्ट्री में काम की इजाज़त दे भी दूँ, तो भी तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हें ऐसे ही 6 घंटे काम करने के 15,000 दे देगा, जबकि मैं सारा दिन खेतों में मेहनत करके अपना खून पसीना बहाता हूँ, तब जाके मुझे पूरे 10 घंटे के बाद 400 रुपया मिलता है। और तुम्हारे दोनों भाई भी 8 घंटे तक काम करते हैं, इनकी भी यौमिया उजरत 400 रुपये बनती है, और तुम कह रही हो कि तुम्हें सिर्फ 6 घंटे सामान की पैकिंग के लिए तुम्हें महाना 15,000 मिलेंगे। क्या ऐसा भी मुमकिन है? नरेश ने कहा, जी अबू मुमकिन है,
अकबाल चाचे की बेटी किरण भी वहीं काम करती है और इसे भी महीने के 15,000 रुपये मिलते हैं। और आज आप इसका पहनावा और खाना पीना देखें, ज़रूर ये कहेंगे कि वो ज़रूर किसी रईस ख़ानदान से तल्लक़ रखती है। इसका एक सूट मेरे स्कूल की पूरी तनख्वाह से भी ज़्यादा महंगा है और हर ऐसी चीज़ जो चाहती है ले लेती है, वो भी अपनी मेहनत के पैसों से, ना कि किसी पर बोझ बनकर। बस मैं भी इस तरह की अपनी मेहनत से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती हूँ। इसहाक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूँगा बेटी, एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि न जाने मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कोई बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। मेरा दिल हरगज़ तुम्हें इस काम की इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हें ये न लगे कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, बस इसलिए मैं तुम्हारी ज़िद के आगे खामोश हूँ। अब तुम खुद देख लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अक्सर फैक्ट्री में काम करने वाली लड़कियों को हमारे माशरे में ठीक नज़र से नहीं देखा जाता, और यहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ काम करते हैं, अक्सर वहाँ कोताहियाँ भी होती हैं। बस इसी बात से मेरा दिल डर रहा है। नरेश ने अपने वालिद का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब्बू आप परेशान ना हो, मैं कोई भी कोताही नहीं करूँगी। अभी नरेश ये बात कर ही रही थी कि इतने में किरण हाथ में पिज़्ज़ा का डब्बा लिए नरेश के घर आई और इसने सबसे सलाम दुआ करने के बाद पिज़्ज़ा नरेश को देते हुए कहा, ये लो नरेश, ये मैं तुम्हारे लिए कि लेके आई थी। नरेश ने किरण का शुक्रिया अदा किया और पिज़्ज़ा साइड पर रखकर किरण से कहने लगी, प्लीज़ यार मेरे अब्बू को फैक्ट्री के काम के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि मेरे अब्बू को डर लग रहा है कि शायद वहाँ को गलत काम होता है या वहाँ लफंगे लड़के काम करते हैं। किरण ने इसहाक की तरफ देखते हुए कहा, अरे अंकल ये क्या हो गया आपको, जैसे आप सोच रहे हैं ऐसा वैसा वहाँ कुछ नहीं है। सैकड़ों लोग वहाँ काम करते हैं और अगर ऐसा वैसा कुछ होता तो मेरे अब्बू वहाँ काम करने की इजाज़त देते? क्यों देते? आपने तो मेरे अब्बू के दोस्त हैं ना, और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप मेरे अब्बू से ही फैक्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, और वैसे भी फैक्ट्री कुछ दूर है, अगर आप चाहें तो खुद जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। अंकल मैं नरेश की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में इसकी मदद कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये भी मेरी तरह जो चाहे वो चीज़ हासिल कर सके। आज मैं अपने घर वालों को चला रही हूँ, अब्बू के पैसों से तो एक दिन का खाना भी पूरा नहीं होता, और भाई तो सारा दिन नशा करके बिस्तर पर पड़ा रहता है। इसलिए जब से मैंने नौकरी कर रही हूँ तब से ही हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। इसलिए आप नरेश पर भरोसा करके इसे फैक्ट्री जाने की इजाज़त दे दें, क्योंकि आप तो इसकी 7,000 के सूट दिलाने से रहे। वैसे भी आजकल की लड़कियों की 100 तरह की ज़रूरियात होती हैं, जो कि वो अपने घर के बुरे हालात की वजह से किसी से नहीं कहती, लेकिन इन ज़रूरियात की ख्वाहिश वो हमेशा दिल में सजाए रखती हैं, जैसे कि स्टाइलिश कपड़े और जूते, ज्वेलरी, लिपस्टिक, मेकअप किट वगैरह वगैरह। अगर आखिर आप कैसा पूरा करेंगे इतना सब कुछ, वो भी 8-10 हज़ार में घर चलाने के साथ। इसलिए कम से कम आप अपनी बेटी को इतना मौका तो ज़रूर दें, अगर ये ज़रूरतें आप पूरी नहीं कर सकते तो खुद अपनी ये ज़रूरियात अपनी मेहनत से पूरी कर सकें। किरण की ये बात सुनकर साइदा ने कहा, पर बेटी आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। जवान बेटी घर से बाहर निकलती है तो दचका ही लगा रहता है। इसलिए जब ये स्कूल पढ़ने जाती है तो मैं दिन में बहुत बार इसके स्कूल के बाहर चक्कर लगाती रहती हूँ, क्योंकि एक तो वो वीरान इलाका है, यहाँ कुछ ना कुछ अजीब होता रहता है। दूसरी बात, रास्ते में तरह तरह के लड़के खड़े होते हैं, और सच पूछो तो हमारे पास सिवाय इज्जत के और कुछ भी नहीं है। किरण ने ना में सर हिलाते हुए कहा, अरे आंटी क्या आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं? साजिदा ने कहा, बेटी पर भरोसा है पर ज़माने की निगाह पर नहीं। किरण ने कहा, आंटी ज़माने की परवाह क्यों करती हैं? ज़माना तो हर अच्छे खाने पीने वाले से हसद करता है। घर से निकलकर बाहर काम करने वाली हर लड़की को बुरा समझा जाता है, क्योंकि ज़माना कभी किसी की मजबूरी नहीं देखता। इसलिए ज़माने की परवाह ना करे किया करें। मुझे देखिए, आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अपनी हर ज़रूरत को अपनी मेहनत से पूरी कर लेती हूँ। आज मेरा बेहतरीन स्टेटस है, जो कि मैंने ज़माने की परवाह किए बगैर अपनी मेहनत से बनाया है, और मैं अपने जहेज़ का सामान भी अच्छे से अच्छा बनाऊंगी। और पता है, इस वक्त भी मैं अपने वीरान इलाके से गुजरती हुई अकेली जाकर पिज़्ज़ा खा कर आई हूँ। मेरे साथ तो कुछ अजीब नहीं हुआ, ये सब लोगों की फजूल बातें हैं, जिसकी वजह से
यहाँ के लोग खौफ में मुब्तला रहते हैं, लेकिन मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं। ये सब कुछ मेरे माँ बाप की वजह से है, जिन्होंने ज़माने की परवाह ना करके मुझ पर भरोसा किया और मुझे मेहनत करने का मौका दिया। और रही बात लफंगे लोगों की, तो को हाथ तो लगा कर देखे, मैं इसका हाथ तोड़ दूंगी, क्योंकि मैं कमज़ोर लड़की नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे माँ बाप की तरह नरेश को मजबूत बनाएं। किरण बात करने में मगन थी। इस दौरान किरण के मोबाइल की घंटी बार बार बज रही थी, लेकिन किरण इसको देखकर मुसलसल दरगुजर कर रही थी और किरण की बातें नशीन नोरेश समेत इसके सब घर वाले खामोशी से सुन रहे थे। इतने में नरेश ने अपने अब्बू की तरफ देखा तो इनकी आंखों में आंसू थे। ये देखते ही नरेश ने कहा, अब्बू क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? साक ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी बच्ची की ज़रूरियात को समझ ही ना पाया और ना ही कभी पूरा कर पाया। पर मेरा दिल अब भी मुतमिन नहीं कि तुम फैक्ट्री में काम करो, लेकिन इस बच्ची की बातों की वजह से मैं तुम्हें फैक्ट्री में काम करने से नहीं रोकूंगा। यह सुनते ही नरेश खुशी खुशी से इसहाक से लिपट कर बोली, शुक्रिया अबू शुक्रिया। इतने में किरण ने कहा, अच्छा नरेश, अब मैं चलती हूँ, कल मैं फैक्ट्री के मैनेजर से बात करके तुम्हें बताऊंगी। ये कहने के बाद किरण ने सबसे दुआ सलाम किया और फ़ोन को अपने कान पर लगाए अपने घर चली गई। इसके जाने के बाद नरेश ने पिज़्ज़े का डब्बा खोलकर सबसे पहले अपने वालिद को देना चाहा था, तो इसहाक ने कहा, नहीं बेटी, मैं ये कभी नहीं खाया, तुम लोग खा लो। नरेश ने कहा, अब्बू मैं भी पहली बार खाने लगी हूँ, ये इतना महंगा है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये कभी खा पाऊंगी। ऐसा करें, आप थोड़ा सा चख तो लें। इसाक ने कहा, नहीं बेटी, मैं बस खाना खाऊंगा। ये कहने के बाद इसाक ने साइदा से कहा, मेरा खाना मेरे कमरे में ले आना। यह कहकर इसाक कमरे में चला गया। फिर नरेश ने अपने भाइयों से माफ़ी मांगी और इनके साथ मिलकर पिज़्ज़ा खाने लगी। साइदा खाना लेकर इसाक के पास गई और खाना इसाक के आगे रख कर बोली, क्या हुआ आपको? आपकी आंखों में अब भी आंसू हैं? इसाक ने कहा, पता नहीं, मेरा दिल क्यों कह रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है और दिमाग में इस बच्ची की बातें हैं जिनसे लग रहा है कि शायद हम अपनी रवेश के साथ जुल्म कर रहे हैं, जो कि हम इसकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहे और ना ही इसे मौका दे रहे हैं कि वो खुद अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। देखा जाए तो एक तरह से वो बच्ची ठीक ही कह रही थी। आखिर हम 8-10 हज़ार में घर चलाने के साथ साथ अपनी बेटी को 7 हज़ार का सूट कैसे लेकर दे सकते हैं? साइदा ने कहा, आप अपने दिल की बात सुने और आराम से खाना खाने के बाद सोचिएगा। इसाक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा। ये कहने के बाद इसाक खाना खाने लगा और खाना खाने के बाद इसाक ने साइदा से कहा, तुम एक काम करना, एक बार खुद जाकर इस फैक्ट्री का जायजा लेना, फिर मुझे बताना। साइदा ने कहा, यह काम तो आपको करना चाहिए, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? इसाक ने कहा, मुझे देर से छुट्टी मिलती है और आजकल जिम्मेदार सर पर चढ़ा रहता है और काम बहुत है, इसलिए तुम खुद फैक्ट्री जाकर देख लेना क्या काम है, किस चीज़ की पैकिंग होती है। और हाँ, दूसरे रास्ते से जाना, ये पीछे वाले रास्ते से मत जाना, पता है ना वो कितना ख़तरनाक रास्ता है। साइदा ने कहा, हाँ पता है, अब आप आराम करें, मैं दूसरे रास्ते चली जाऊंगी और देख लूँगी। फैक्ट्री जाकर ये कहते हुए साजिदा ने खाने के बर्तन उठाए, उन्हें धोने चली गई और इसाक अपनी चारपाई लेटा फिर इसे सोच में पड़ गया। इतने में नरेश इसाक के पास आई और बोली, अब्बू मैंने उमर भाई से माफ़ी मांग ली थी और अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे। और पता है, उमर और दिल भाई को पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा था, वाकई में बहुत मज़े का था, पर आपने खाया ही नहीं। इसाक ने कहा, बेटी मुझे बस घर का खाना ही पसंद है, इसलिए मैंने कभी नहीं खाया। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, इतनी रात को किरण अकेली घर से बाहर घूम कर आई थी, क्या तुम्हें यह सब बुरा नहीं लगा? जबकि इसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता था, क्योंकि कुंवारी लड़कियों का ऐसे रात में खुशबू लगाकर वीरान जगहों से गुजरना खतरों से खाली नहीं होता। क्या पता कब क्या हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे समझाया करो कि वह ऐसी बेवकूफ़ाओं से परहेज़ किया करे। नरेश ने कहा, अब्बू क्या आपने इसकी बात पर गौर नहीं किया था कि वह एक निडर लड़की है, इसलिए इसे समझाना बेकार है। और वैसे भी जब इसके घर वाले इसे नहीं रोकते तो हम लोग कौन होते हैं इसी की निजी ज़िंदगी में दखल देने वाले? इसकी ज़िंदगी है, वो जैसे चाहे और जितना चाहे जी रही है।
आप तो ऐसे ही इसके बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं। नरेश की ये बात सुनकर इसहाक ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अच्छा भाई, जैसे इसकी मर्जी, हम बड़े हैं इसलिए हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को समझाएं। लेकिन आज मैंने देख लिया कि हमारे बच्चे हमारी बातों को कोई अहमियत नहीं देते। ये सुनते ही नरेश ने कहा, अब्बू अब छोड़ भी दें, इसे कोई और बात कर लें। इसहाक ने कहा, बेटा बातें नहीं, बल्कि अब मुझे बहुत नींद आ रही है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और सोना चाहता हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। ये कहने के बाद इसहाक ने करवट ली और सोने की कोशिश करने लगा। नरेश ने कहा, ठीक है अबू। ये कहने के बाद नरेश भी अपने कमरे में जाकर लेट गई और फैक्ट्री के बारे में सोचते हुए सो गई। अगली सुबह नरेश आखिरी बार स्कूल चली गई और इस दौरान साजिदा किरण के साथ फैक्ट्री चली गई। वहां जाकर साजिदा ने पूरी फैक्ट्री का जायजा लिया और वहां काम करते हुए बहुत से लोगों को देखा, जिनमें ज़्यादातर नौजवान लड़के और लड़कियां थीं जो कि लाइटिंग बल्ब्स की पैकिंग करने में मसरूफ़ थे। ये सब कुछ बहुत नॉर्मल। साजिदा ने सारा जायजा लेने के बाद किरण से कहा, अच्छा बेटा मैं चलती हूँ। किरण ने कहा, अरे आंटी, आप पैसे कैसे जा सकती हैं, पहले आप मेरे साथ आएं। ये कहते हुए किरण ने साजिदा का हाथ पकड़ा और इसे एक कमरे में ले गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था। और वहाँ एक खूबसूरत सा लड़का था जो कि सूट टाई पहनकर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। किरण ने इस लड़के से कहा, अबरार इनसे मिले, ये मेरी आंटी है और हमारी हमसाया भी है। अबरार ने साजिदा से सलाम दुआ की, फिर साजिदा से कहा, आंटी ये अबरार साहब हैं, यहाँ के मैनेजर। फिर अबरार ने साजिदा को बैठने का बोला तो साजिदा किरण की तरफ देखने लगी, फिर शर्माते हुए बैठ गई और पूरे कमरे को हैरत से देखने लगी। इतने में अबरार ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी क्या देख रही हैं? साजिदा ने चौंकते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, वो दरअसल आपका कमरा बहुत खूबसूरत है, इसे देख रही थी। अबरार ने कहा, शुक्रिया आंटी, वैसे ये सब किरण का कमाल है, इसने इस ऑफिस को दोबारा डेकोरेट करवाया है, वरना पहले तो ये सिर्फ सादा सा कमरा था। अबरार की इस बात पर साजिदा किरण की तरफ देख रही थी और किरण की आंखें अबरार पर टिकी हुई थी। इतने में साजिदा ने कहा, अच्छा बेटा अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत काम है। यह सुनकर अबरार ने कहा, आंटी कुछ देर और रुके, हमें मेहमान नवाजी का मौका तो दें। साजिदा ने अबरार से कहा, बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अच्छा अखलाक ही मेरे लिए काफ़ी है। दरअसल घर के काम छोड़कर आई हूँ, इसलिए अब मैं जाना चाहूँगी। इतने में किरण ने कहा, अरे हाँ अबरार, मैं आंटी को इसलिए लेकर आई थी कि इनकी एक बेटी है जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो हमारे पास वाले स्कूल में टीचर है, लेकिन स्कूल वाले से बहुत कम तनख्वाह दे रहे हैं, तो मैं चाह रही थी कि अगर तुम इसे इस फैक्ट्री में नौकरी दे दो तो इसकी ज़िंदगी भी मेरी तरह संवर जाएगी। ये सुनते ही अबरार किरण की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगा और फिर बोला, अच्छा ठीक है, अगर यहाँ काम करने से इसकी ज़िंदगी में बेहतरी आती है तो मैं तुमसे इसे अपने साथ ले आना, समझाना, नौकरी पक्की हो गई। यह कहने के बाद अबरार ने, आंटी आप कल इसे किरण के साथ भेज दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसे को पढ़ाई लिखाई का काम दे दूं। साजिदा ने कहा, बहुत शुक्रिया बेटा। इसके बाद किरण ने साजिदा को फैक्ट्री के बाहर तक छोड़ा और सलाम दुआ के बाद वापस फैक्ट्री में चली गई। साजिदा वापस घर आ गई और जब नरेश स्कूल से वापस आई तो साजिदा ने इसे वो सब कुछ बता दिया जो कि फैक्ट्री में हुआ। तो नरेश खुशी से झूम उठी और बोली, शुक्रिया अम्मी। साजिदा ने कहा, अभी इतना खुश मत हो, शाम को तेरे अब्बू और भाई आएंगे तो इनसे बात करने के बाद पता चलेगा कि वो तुझे फैक्ट्री जाने देते हैं कि नहीं। यह सुनते ही नरेश ने कहा, अरे अम्मी आप तो खुद सब कुछ देख चुकी हैं, अब क्या टेंशन है? साजिदा ने कहा, फिर भी तेरे अब्बू को तो बताना होगा ना। नरेश ने कहा, हाँ अम्मी चलो ठीक है, वैसे अब मुझे यकीन है अब्बू मुझे मना नहीं करेंगे। यह कहकर नरेश अपने कमरे में चलेगी और साजिदा खाना पकाने में मसरूफ़ हो गई। शाम को जब इसहाक और इसके बेटे घर आए तो साजिदा ने खाने के वक्त बात करते हुए इसहाक को भी फैक्ट्री के बारे में सब कुछ बताया। तो इसहाक ने कहा, पता नहीं क्यों अब भी मेरा दिल नहीं मान रहा, लेकिन फिर भी मैं इसका फैसला नरेश पर छोड़ता हूँ। अगर इसकी यही मर्जी है तो ये फैक्ट्री में नौकरी के लिए जा सकती है। यह सुनते ही नरेश खुशी से इसहाक के गले लगकर बोली, शुक्रिया अबू, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए नरेश अपने कमरे में चली गई और फिर से अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचने लगी।
इतने में साजद साइदा नरेश के पास आई और बोली, अरे नरेश, जाकर अपना खाना तो खत्म करो, वैसे ही छोड़कर यहाँ लेटी हुई हो। नरेश ने कहा, अरे अम्मी, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे तो भूख ही नहीं लग रही। आप एक बार फिर से बताएं ना, आपको वहां जाकर अच्छा लगा था? साइदा ने कहा, "हाँ, अच्छा तो लगा था, लेकिन थोड़ा अजीब भी था, क्योंकि यूं तो फैक्ट्री में सब कुछ ठीक था, लेकिन किरण अपने मैनेजर से कुछ ज्यादा ही बेतकल्लफ होकर बात कर रही थी। जबकि मैं मैनेजर से आप कहकर बात कर रही थी, और किरण तो ऐसे बात कर रही थी जैसे किरण इस मैनेजर की मैनेजर है। बस ये बात मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। ये सुनते ही नरेश ने कहा, अरे अम्मी, किरण काफी देर से वहां काम कर रही है, इस वजह से वो मैनेजर से थोड़ी फ्री होकर बात करती होगी। वैसे भी हमें क्या, वो अपने मैनेजर से जैसे मर्जी बात करे, हम कौन होते हैं इसको रोकने टोकने वाले। सच तो यह है कि आज किरण की वजह से ही मुझे वहां नौकरी मिल गई है, तो हम क्यों ना। ये सुनते ही साइदा ने कहा, हाँ, ये भी ठीक है, हमें क्या। ये कहकर साइदा अपने कमरे में चली गई। इतने में किरण फिर से एक नया सूट पहनकर नौरोज से मिलने आई, तो इसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। अभी नरेश नरेश किरण का सूट देख ही रही थी कि किरण ने कहा, अरे याद देख रही हो? नरेश ने कहा, वाह, ये सूट तो बहुत ही प्यारा है, कितने का है? किरण ने कहा, अरे इसे छोड़ो, ये देखो मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ। ये कहते हुए किरण ने शॉपिंग बैग खोला, जिसमें नरेश के लिए बहुत ही खूबसूरत सूट और जूती थी, जो कि काफी महंगी थी। ये सब देखते ही नरेश ने जल्दी से सूट और जूती पकड़े हुए कहा, क्या ये सब मेरे लिए है? किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, अब सुबह तुम यही पहनकर मेरे साथ फैक्ट्री जाना। नरेश ने खुश होकर किरण को गले लगा लिया और बोली, किरण, बहुत बहुत शुक्रिया, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। किरण ने कहा, अरे छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ, अब तू तेरे घर वाले तुझे नहीं रोकेंगे ना? नरेश ने कहा, नहीं, अब कोई नहीं रोकेगा। अभी नरेश ये बातें कर ही रही थी कि अचानक किरण के फोन की घंटी बजी, और किरण ने फोन कान पर लगाते हुए कहा, अरे तुम वही रुको, बस मैं आ रही हूँ। यह कहकर किरण ने फोन काट दिया और नरेश की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा नरेश, अब मैं सुबह तुझे लेने आऊंगी, तैयार रहना। ये कहते हुए किरण जल्दी में वहां से चली गई, और नरेश अपना नया नया सूट और जूती को देखने लगी और फिर सो गई। अगली सुबह नरेश तैयार होकर किरण के साथ फैक्ट्री चली गई, और किरण नरेश को लेकर अबरार के ऑफिस में चली गई। जब अबरार की नज़रें नरेश पर पड़ी तो अबरार नरेश को देखते ही रह गया और बोला, माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत पड़ी, कहाँ से लेके आई हो तुम? किरण किरण ने अबरार की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, ये खूबसूरत तो क्या, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? ये सुनते ही अबरार चौंका और बोला, अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम तो ऐसे ही गुस्सा कर रही हो, दरअसल मैं ये पूछना चाहता था कि ये खूबसूरत लड़की कौन है? किरण ने कहा, अरे इतनी जल्दी भूल गया, कल जो आंटी मेरे साथ आई थी, ये इनकी बेटी है, स्कूल में टीचर थी। ये सुनते ही अबरार ने कहा, ओ हाँ, हाँ हाँ, तो ये हैं वो स्कूल टीचर? किरण ने कहा, हाँ। इस दौरान नरेश भी अपनी अम्मी की तरह ऑफिस को गौर से देख रही थी कि अबरार ने नरेश की तरफ देखते हुए कहा, मिस तशरीफ रखें। लेकिन नरेश ने अबरार की बात सुनी अनसुनी कर दी, और वो पूरे ऑफिस को हसरत से देख रही थी। तो कि इतने में किरण ने नरेश को हाथ से जोड़ते हुए कहा, नरेश। तो नरेश ने चौंकते हुए कहा, जी जी। किरण ने कहा, अबरार साहब तुम्हें बैठने का कह रहे हैं। ये सुनते ही नरेश जल्दी से बैठ गई और बोली, शुक्रिया सर। अबरार ने कहा, तो आपका नाम है नरेश? नरेश ने कहा, जी सर। अबरार ने कहा, कितनी तालीम है आपकी? नरेश ने कहा, जी मैट्रिक तक पढ़ी हूँ, आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के हालात को देखकर नहीं पढ़ सकी। अबरार ने कहा, तो फिर मैं आपको पढ़ाई लिखाई का ही काम देता हूँ। आप आज से जितना भी सामान तैयार हो जाए, आप इसे डायरी में दर्ज कर लीजिएगा, और कब कब कितना कितना सामान फैक्ट्री से लोड होकर गया है, और इस दिन, तारीख और तादाद के हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, ये कर लेंगी आप? नरेश ने कहा, जी सर, मैं कर लूंगी। अबरार ने किरण की तरफ देखते हुए कहा, किरण, बाकी तुम नरेश को सामान और स्टाफ के बारे में गाइड कर देना। किरण ने कहा, हाँ, वो मैं कर लूंगी। फिर अबरार ने नरेश की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो नरेश, अब आपकी ड्यूटी शुरू हो चुकी है, और आपकी तनख्वाह होगी 20,000। ठीक है, कम तो नहीं है? यह सुनते ही नरेश खुशी से बोली, नहीं नहीं सर, ठीक है।
अगर आप थोड़ी कम भी देंगे तो चलेगा। ये सुनते ही अबरार मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैडम, हम क्यों कम देंगे, अगर आप ठीक से काम करेंगी तो आपकी तनख्वाह बढ़ भी सकती है। अगली किस्त सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से मुझे लाजमन आगाह करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली कहानी में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।